देखिए सवाल पूछना जो है ना वैसे ही है जैसे घड़ा में पानी नहीं है, तो घड़ा भरा हुआ है तो फिर हमारा रोल क्या है, कुछ है। लेकिन खाली यदि आपने स्पेस रखा हुआ है तो रोल है बरसात का। पात्रता वैसी होती है, यदि मान लीजिए सुराही है तो उसमें कितना भी तेज बारिश होगा तो सुराही से कितना पानी अंदर जाएगा, लेकिन यदि आप बाल्टी हैं तो बहुत पानी जाएगा। तो पात्रता का मतलब होता है कि सुपात्र बनिए। सुपात्र मतलब जो अधिक संग्रहण कर सके। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आते हैं मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न इंडिया वैसे तो शुरू हो जाता है 1600 से ही। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, मॉडर्न इंडिया शुरू होता है। लेकिन उस समय मुग़ल चल रहे हैं और मुग़ल में भी उनका चरम चल रहा है, यानी प्रकर्ष। अकबर हैं, हुमायूं हैं, बाबर तो ख़त्म हो गया लेकिन अकबर का तो समय है अभी थोड़ा सा। उसके बाद औरंगजेब भी बहुत ही महत्वाकांक्षी। यदि कहा जाए कि मुग़ल काल में ऐसा कौन सा शासक है जिसमें सबसे अधिक क्षेत्र पर कब्जा था मुग़ल का, तो जवाब होगा औरंगजेब। सबसे विशाल साम्राज्य किसके समय था, तो औरंगजेब के समय। तो जहाँ पर सबसे विशालता होती है वहीं से नीचे भी आता है। जैसे यदि तुगलक में पूछा जाए या इसमें सल्तनत में कि सबसे ऊंचा कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो साम्राज्य का परिधि था वो सबसे अधिक विस्तृत था। तो ढलान कहाँ से आएगा, वहीं से। तो गिरावट किसके समय शुरू हुई, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन सबसे ऊंचा कब था, तो भी जवाब होगा तुगलक। तो एक बाइफर्केशन है 1600, दूसरा बाइफर्केशन है 1707। आवाज़ नहीं है, हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए मॉडर्न की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। आप लोग लेट से ज्वाइन किए, लिंक नहीं भेजा गया था, इसका वीडियो देख लीजिएगा। हम मॉडर्न की बात कर रहे हैं। चलिए आप लोग माइक ऑफ करके सुनिए और जो समझ में आ रहा है लिखिए। लिखिए 1857 की क्रांति। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वहीं से। ऐसे उसके पहले भी हम शुरुआत कर सकते थे और मैंने कई बार बताया है, बहुत बार बताया है, बहुत बार बताए हैं। लेकिन 1857 के पहले हम 2-4 लाइन कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि लगता है ना कि कई नए लोग हैं, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे सबसे पहले यदि कहा जाए कि भारत में कौन सी कंपनी सबसे पहले आई, कि विदेश कौन सा, यदि प्रश्न पूछे कि विदेशियों के भारत आने को एक क्रम में सजाएं, तो आप हम उत्तर प्रदेश में सवाल पूछा था यूपी PCS में, उसमें ऑप्शन में मुग़ल भी दिया हुआ था कि मुग़ल, पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश को क्रम से हो गया ना। क्योंकि हम इतने ये हैं कि हम अब तो इतने समाज में वो लोग रच बस गए हैं कि हम मुग़ल को बाहर ही मानते हैं, लेकिन मुग़ल आए तो बाहर से ही थे। ठीक है ना। तैमूर लंग का खानदान भी बाहर से ही आया था और किसका, चंगेज खां का खानदान भी बाहर से ही आया था। तो इसका दो कारण, एक है कि मान लीजिए मुग़ल को हटा दीजिए तो पुर्तगाली पहले आए थे। सबसे लास्ट में कौन गया, पुर्तगाली ही गया। सबसे पहले आया और सबसे लास्ट में कौन गया, पुर्तगाली। कब आया कब गया आप बता दीजिए। 61 कब, तब गोवा में पुर्तगाली थे, उनको कब हटाया गया, 1961 तक वो रहे थे। ठीक है, चलिए ऐसे सबसे पहले अब एक फार्मूला है कि मान लीजिए पूछे स्वीडिश पहले आया कि डेनिश, क्योंकि पुर्तगाल फ्रांस और ब्रिटेन तो सब पढ़ते ही हैं, लेकिन स्वीडन के भी लोग आए थे और डेनमार्क से भी लोग आए थे। कौन पहले आया था, इसका दो फार्मूला बताया था हमने, पाणे बड़े फंसे और पब डैडी फ्रेश। पाणे यानी प फॉर पुर्तगाल, डे में मतलब हो गया डेनिश के डच, और बड़े ब्रिटिश, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। पाणे बड़े फंसे, यह क्रम है। ठीक है, ठीक है।
हाँ, पहले डच फिर बाद में डेनिश। अब पब में क्या हो जाएगा, पुर्तगाली के बाद ब्रिटिश। यानी आने का क्रम पूछे तो पाड़े बड़े फंसे, और कंपनी स्थापना का क्रम पूछे तो पब डैडी फ्रेश, प के बाद ब आ जाएगा। यानी डेनिश जो डच से पहले ब्रिटिश हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। दो फार्मूला है, एक है पाड़े बड़े फंसे और दूसरे फार्मूला का नाम है पब डैडी फ्रेश। ठीक है, और इसमें दो बार ड है, तो पहला ड है डच और दूसरा ड है डेनिश। कुछ पूछ रहे हैं क्या? यदि बोलिएगा तो एक जैसे क्या है ना कि 1857 चले जाएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इससे कई सवाल आता है। बिहार में खास करके कंपनी से सवाल आता है, तो इसलिए ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में गड़बड़ हो जाए, सवाल छूट जाए। तो इसलिए हम शुरू से ही शुरू करते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा, 1857 कल जाएंगे, कोई दिक्कत है। तो रफ्तार पकड़िए आप लोग। वास्को डी गामा कब आया? देखिए 1498। वास्को डी गामा के साथ कौन सहायक था? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जमोरिन तो कालीकट का शासक था। सहायक कौन था? बहुत नज़दीक है। मजीद, अहमद इब्न मजीद, अहमद बिन मजीद। लिखिए वास्को डी गामा कब आया? तो 1498 में। साथ में था अहमद इब्न मजीद। कौन था? 1498, एक डेट याद रखिए। फिर अहमद इब्न मजीद, अहमद इब्न मजीद सहायक था। कालीकट का शासक कौन था उस समय? जमोरिन। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है कि जितना खर्चा इसको लगा था उसका खर्चे का कितना गुना ले गया था? 60 गुना। 60 गुना मुनाफा। किस चीज़ से? वो जो पहला जो व्यापार किया था वो किस चीज़ का व्यापार किया था? मसालों में भी किस चीज़ का? काली मिर्च। बताइए, काली मिर्च से इतना कमा लिया है, लोग लाल मिर्च से नहीं कमा पा रहे हैं। चलिए अगला नाम लिखिए, लिखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला नाम क्या था? इसको लिखते हैं अल्मीडा। अल्मीडा पूरा नाम क्या था इसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, लिखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय। पूछे फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय कौन था? फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका नाम क्यों है इतिहास में? सर आप क्यों पढ़ाने लगे हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसने क्या दिया था? ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। हिंदी में क्या बोलते हैं? शांत जल की नीति। बाकी लोग कैसे गायब हो गए? शांत जल की नीति किसने दिया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। चलिए अगला, अल्मीडा खत्म, अल्मीडा को कर दीजिए अलविदा। अगला लिखिए अलबुकर्क। क्या लिखेंगे? अलबुकर्क। बहुत बार बार नाम सुने होंगे। आदमी जिसको समझ नहीं पाता उसको कहता है ये अलबुकर्क है, यानी पुर्तगाल का यह दूसरा गवर्नर है। ठीक है ना, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो यही था। वास्तविक संस्थापक, पहला वायसराय पूछे पुर्तगाली तो नाम होगा अल्मीडा। वास्तविक संस्थापक पूछे सृष्टि, कुछ समझ में आ रहा है? वास्तविक ओरिजिनल फाउंडर अलबुकर्क। ठीक है, इसी ने गोवा छीना था। गोवा पर कब्जा करने वाला कौन था? यही था। किससे छीना था? यही सवाल पूछेगा, टिक मार लीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा, किससे छीना था? तो यूसुफ आसफ जाह से छीना था। किससे? लिखिए यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा छीना था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। आवाज़ आ रही है अभी? सही आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए पूछा जाए, कोचीन में पहली बार पुर्तगाली दुर्ग यानी फोर्ट कौन बनाया था? कोचीन में पहली बार पुर्तगाली दुर्ग कौन बनाया था? यही अलबुकर्क। तो अभी तक हम लोग 3 पुर्तगालियों के नाम पढ़े। अधिकांश लोग एक ही को जानते हैं, कुछ लोग 2 को जानते हैं। हम लोग किसको पढ़े? 3 को। पहला का नाम वास्को डी गामा। कब आया था? क्या लाया था? ले गया, जहाज लेकर आया था। उसके साथ एक आदमी आया था। वो आदमी का नाम क्या था? मजीद। मोहम्मद इब्न मजीद।
अहमद 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 इब्न मजीद, जिसको कहीं कहीं लिखता है अहमद बिन मजीद, ठीक है, इब्न और बिन हो जाता, ठीक है। काली मिर्च का व्यापार किया था, क्या किसका? काली मिर्च का। अपने यात्रा खर्च का कितना गुना अश्विन वापस ले गया था? 60 गुना वापस ले गया था। उसके बाद कौन आया? अल्मीडा। कौन आया? अल्मीडा आया। अल्मीडा फ्रांस, क्या नाम था पूरा? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। यह प्रथम वायसराय था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। उसके बाद इसको एक ही, प्रथम पुर्तगाली वायसराय में एक ही बात याद करना है, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। फिर दूसरा आया, कौन आया? अल्बुकर्क। यह वास्तविक संस्थापक। अल्बुकर्क कौन था? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक ने क्या किया? यूसुफ आदिल शाह से, लिखिएगा यूसुफ आदिल शाह, ये लोग बाद में ज्वाइन किए हैं। यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। कब छीना था? आप लोग बताइए। 10, ठीक है, ठीक है। यही वो व्यक्ति था जिसने मलक्का और हरमुज पर अधिकार किया था। मलक्का लिखिए, मलक्का और हरमुज जल संधियां हैं। क्या है? मलक्का और हरमुज जल संधियां हैं। इन पर अधिकार करने वाला कौन था? गोवा का शासक, हाँ, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क। चलिए, कोचीन पर पहला फोर्ट बनाने वाला अल्फांसो दी अल्बुकर्क। चलिए, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शुरुआती नाम क्या था? चलिए, छोटा में उसको लिखिए मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर्स। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? ओरिजिनल नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है। इस कंपनी को किस महारानी ने कंपनी का दर्जा दिया था या उसको पास किया था? उसमें कौन महारानी थी इंग्लैंड की? एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट लिखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे, कहीं पर क्या लिखते हैं? EIC। एक आदमी गाय का कंप्लेन कराने के लिए गया कि गाय मेरी गुम हो गई है। इंस्पेक्टर बोला OIC, बोला वो आई थी तो पकड़ी क्यों नहीं? तो कहने का मतलब है कि EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआती हम बता चुके हैं कि 15 साल के लिए मिला था। ये सब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पहला कारखाना पूछता है, पहला कारखाना कब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का? सूरत वाला बन नहीं पाया था वो, उससे पहले मछलीपट्टनम ही बन गया था। परमिशन तो मिल गया था इन लोगों को, लेकिन स्थापित नहीं कर पाया था। तो 1611, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन इसमें होता है, 1608 दे देगा। आप लिखिए 1611 मछलीपट्टनम। 1611 मछलीपट्टनम में पहला अस्थाई कारखाना, क्या लिखिएगा? अस्थाई। यही कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा जब लिखिएगा अस्थाई कारखाना पहला कहाँ पर? मछलीपट्टनम में। और ईयर कौन सा है? तो 1611, 8 नहीं। और 13 लिखिए, सूरत में प्रथम स्थायी कारखाना। 1613 में सूरत में प्रथम स्थायी कारखाना। चलिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, फ्रेंच की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया, उसका नाम क्या था? फ्रांस वाले का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपनी, वैसे लिखता था कोम्पानी, है कोम्पानी देश इंडेस ओरिएंटलेस, ठीक है, कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलेस, ठीक है, कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलेस इसका नाम था। इसकी स्थापना कब हुई थी? फ्रांस वाले की 1664 में, 1664 में, 69 मत समझिएगा, 1664 में। इसका संस्थापक कौन था उस समय? राजा, जैसे कि एलिजाबेथ थी तो उस समय कौन था फ्रांस का राजा? लुई 14वां तो राजा थे, ठीक है, लुई 14। लेकिन इसका संस्थापक कौन था लुई 14 के उस समय? कंपनी का संस्थापक,
हाँ कोलबर्ट ही था। कोलबर्ट जो है ये लुई 14वां का मंत्री था, कोलबर्ट यही था, ठीक है। हाँ कोलबर्ट। भारत कौन आया था? अगला सवाल पूछेगा, फ्रांस में भारत कौन आया था? भारत कौन है? ये 1667 में, लिखिए 1667 में भारत आया था। कौन आया था? कैरो। क्या नाम था? कैरो, फ्रांसिस कैरो, यही सवाल पूछता है। पहला मतलब फ्रांसिस है सर। फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत आया था। फ्रांस की जो कंपनी है उसका पहला फैक्ट्री कहाँ बना था? इसका पहला फैक्ट्री सूरत में बना था। सब बताए हुए हैं आप लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सूरत में बना था, ठीक है, ये सब। और दूसरा बना था इसका मछलीपट्टनम में। फर्स्ट सूरत में और सेकंड मछलीपट्टनम में। सूरत वाला कब बना था? 1668 में, और ये बना था 69 में। यह 1668 और यह 1669। 1668 में, 1669 में। चलिए आगे बढ़िए। अंग्रेजों की फैक्ट्री का जो हेड था उसका क्या नाम था? हाँ, जो पहला जो फैक्ट्री बना कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था वो जॉब चार्नॉक। क्या नाम था? जॉब चार्नॉक। तो जॉब चार्नॉक को याद रखिए, मस्जिद को हटाइए अब। जॉब चार्नॉक, जो भी वर्ड है ना ये इंपॉर्टेंट, जॉब चार्नॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। अंग्रेज की फैक्ट्री का प्रमुख कासिम बाजार का। बिहार का इसमें क्या महत्व था? बिहार अंग्रेज के जब शासन में था तो बिहार किसके लिए मतलब ये था, प्रसिद्ध था? अफीम। अफीम। सोरा भी था, सेकंड नंबर पे था अफीम के उत्पादन के लिए, ठीक है। पुर्तगालियों से इनका टक्कर हुआ जब आ गए तो। मान लीजिए पुर्तगाली पहले से आए हुए थे, ब्रिटिश आए हैं, तो लड़ाई होगा ना, सबसे लड़ाई होगा। अब जंगल में एक ही शेर रहेगा ना, तो सबसे लड़ेगा। जितना लड़ेगा सब युद्ध है, जितना युद्ध है सब इन्फॉर्मेशन है, जितना इन्फॉर्मेशन है सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। सारे मुर्गी बत्तख हैं और सारे बत्तख कौआ है, तो सारा मुर्गी कौआ है। क्या हो गया? नहीं समझ में आया? यह इसको क्या कहते हैं? आगमन तर्कशास्त्र या निगमन तर्कशास्त्र? इसको कौन सा तर्कशास्त्र कहते हैं, आगमन या निगमन? रीजनिंग का भी दो पार्ट होता है ना। नहीं, वर्बल और नॉन वर्बल नहीं, आगमन और निगमन अलग चीज़ है, लॉजिक का पार्ट है। लॉजिक दो तरीके का होता है, ठीक है ना। चलिए अगला लिखिए। स्वाली का युद्ध कहाँ पे पुर्तगाली से लड़े? ये पुर्तगाली से लड़े स्वाली में। अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई हुई इसको क्या कहते थे? स्वाली का युद्ध। अंग्रेज का अधिकारी जो स्वाली का युद्ध में हरा दिया पुर्तगाली को, उसको कहते थे बेस्ट। हरा दिया तो लोग का बहुत बेस्ट काम किया, मतलब कौन था वो? उसका नाम ही बेस्ट था, ठीक है। तो युद्ध याद रखिएगा, स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध कहीं कहीं स्वाली भी लिखता है, स्व में ल संयुक्त, ठीक है। अंग्रेज जीता था। टाइम नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग जो ये रिवीजन वर्क में चल रहे हैं, इसमें उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जिन चीज़ों का परीक्षा में महत्व है। कथा कहानी तो दूसरा क्लास में होगा ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलिए। आने का क्रम तो आप लोग लिख चुके हैं। पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। कहीं दिक्कत नहीं है। ये आने का क्रम ही ज़्यादा पूछेगा। कंपनी निर्माण का क्रम बहुत ज़्यादा मूड हुआ तब पूछेगा, आने का क्रम ही पूछेगा। तो शुरुआती 3 बताइए आने का क्रम। पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच। डच के बाद अंग्रेज, ठीक है। फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, ठीक है। चलिए सबसे पहले 1498 में कौन आया? सबसे अंतिम 1961 में कौन गया? पुर्तगाली, पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली पहले जमोरिन में, कालीकट में आए हैं। पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर थी? तो फ्रांसीसी का था ना दूसरी सूरत। ये तो ब्रिटिश का था। ब्रिटिश का मछलीपट्टनम में पहला, सूरत में दूसरा,
फ्रांस का सूरत में पहला और मछलीपट्टनम दूसरा। हम पूछ रहे हैं कि पुर्तगाली का दूसरा कहाँ पर था? देखिए कन्नूर में पुर्तगाली का दूसरा फैक्ट्री कहाँ था? कन्नूर। पहला कालीकट में ही आया था ना वो, गोवा में, पहला फैक्ट्री गोवा में। किस मुगल बादशाह ने पुर्तगाली फैक्ट्रियों को तहस नहस कर दिया था? हुगली वाले फैक्ट्री को। शाहजहां ने हुगली में जो लोग फैक्ट्री बनाया था उसको तहस नहस कर दिया था। ठीक है। डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कौन थी? डच की पिपली। वेरी गुड। किस मुगल बादशाह ने पुर्तगालियों की हुगली फैक्ट्री को तहस नहस किया था? तो शाहजहां। फिर दूसरा सवाल पूछे कि डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री का स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो पिपली में। कब हुआ था ये नहीं पूछेगा। चलिए, पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? सबका फ्रेंच का बता दिए, ब्रिटिश का बता दिए। पुर्तगाली का एस्टांडो द इंडिया, क्या नाम था? एस्टांडो द इंडिया। चलिए अगला लिखिए, एस्टांडो द इंडिया। और फ्रांसीसी का क्या था? नेहा आप बताइए, फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या था? फ्रांसीसी कंपनी का क्या नाम था? इधर पूछ रहे, कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलिस। ठीक है। देखिए, एस्टांडो द इंडिया पुर्तगाल का, कंपनी डेस इंडेस फ्रांस का, मर्चेंट ऑफ, ये तो लंबा चौड़ा है उसका नाम, लेकिन मर्चेंट याद रखिए, मर्चेंट वर्ड याद रखिए, किसका? EIC का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। और वैसे ही हाँ, क्या नहीं, मर्चेंट वाला है लंदन का, ब्रिटिश का है वो, मर्चेंट ब्रिटिश का, कंपनी डेस इंडेस है फ्रांसीसी का, एस्टांडो द इंडिया है पुर्तगाली का। पुर्तगाली। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जब ये कंपनी आ गई तो आपस में लड़ेंगे। इसमें बहुत सारे युद्ध महत्वपूर्ण जो हम आपको लिखवाए हुए हैं, कुछ युद्ध का लिस्ट और PDF हम आपको दे देंगे, उसको ढंग से देख लीजिएगा। कुछ को बता भी देंगे, कुछ संधियाँ महत्वपूर्ण है उसको बता देंगे, तो हम लोग करते करते 1857 पहुँचेंगे। सबसे महत्वपूर्ण संधि जो इस बीच में होती है वह है इलाहाबाद की संधि। लिखिए इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद में दो संधि हुई थी, जिसको एक को कहते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि और एक को कहते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि। दोनों संधि में मात्र 4 दिन का फर्क था। हाँ, 12 और 16। 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि, 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि, और 16 अगस्त 1765 इलाहाबाद की द्वितीय संधि। थोड़ा सा तेज़ी से लिखिए आप लोग। ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय। एकदम पूछता है, एक सवाल मार्क कर लीजिए, दोनों इन्फॉर्मेशन में से एक सवाल आएगा। पहला इन्फॉर्मेशन है पहली संधि के बारे में जो शाह आलम और अंग्रेज़ों के बीच होता है। दूसरा इन्फॉर्मेशन है इलाहाबाद की दूसरी संधि के बारे में जो अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच होता है। शाह आलम पहला, शुजाउद्दौला दूसरा, याद रखिएगा। ठीक है। एक मुग़ल सम्राट के साथ और एक अवध के नवाब के साथ। ठीक है। एक संधि और लिखिए, मंगलौर की संधि। ये हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, सारा कुछ नहीं बता रहे। मंगलौर की संधि लिखिए। मंगलौर की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के साथ 1784 में। मंगलौर की संधि 1784 में, महत्वपूर्ण संधियों में मंगलौर संधि। इन्होंने इतिहास की धारा को बदला है इन संधियों ने। तो मंगलौर की संधि नहीं, मरा तो 99 में है वो। ठीक है ना। टीपू सुल्तान तो लास्ट में मरा, 99 में मरा, 99 में। मंगलौर याद रहेगा, मंगलौर की संधि कब हुआ था? ठीक है। इसके बाद एक संधि है सालबाई की संधि। यह भी इतिहास में इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद की दो संधि महत्वपूर्ण है, एक मंगलौर की संधि इम्पोर्टेंट है और एक सालबाई की संधि। सालबाई की संधि लिखिए 1782 में अंग्रेज और मराठों के बीच। अंग्रेज और मराठों के बीच। फिर एक 1769 का संधि है, लिखिए हैदर अली के साथ जो किया था, उसको क्या नाम था? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि हैदर अली और अंग्रेज के बीच। कब? 1769 में, 1769।
फिर लिखिए कर्नाटिक का प्रथम युद्ध। ये सब कर्नाटिक वाला लिखवाए हुए हैं, फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट बता देते हैं, सब नहीं लिखवाएंगे। कर्नाटिक का फर्स्ट युद्ध, ठीक है, उत्तराधिकार के मसले पर लड़ा गया था। मतलब एक तरफ हम बताया था ना कि यूरोप में एक तरफ लड़ाई हो रहा है और उसी को देखा देखी इधर लड़ाई हो जा रहा है। यूरोप में 2 कंपनियां लड़ रही हैं, 2 देश लड़ रहे हैं, यहाँ पर 2 कंपनियां लड़ रही हैं, एक फ्रांस का और एक ब्रिटेन का। तो यूरोप में लड़ाई हुआ किस मुद्दे पर, यह कई बार पूछता है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मुद्दा था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मुद्दा था, ठीक है। और जो कर्नाटिक का पहला युद्ध था उससे सवाल जो 10 बार पूछा है कम से कम कि यह किस संधि से समाप्त हुआ। बहुत अच्छा नाम है इसलिए पूछ देता है, एक्स-ला-शापेल की संधि। हम पहले लिखवाए, इसका नाम था एक्स-ला-शापेल की संधि। याद रखिएगा, एक्स-ला-शापेल इस बार का गेस में से है, ठीक है ना। 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि, एक्स-ला-शापेल कहाँ लिखी, इधर एक्स ला और शापेल, हाँ, एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच उत्तराधिकार के मुद्दे पर यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज का कैप्टन कौन था, बर्नेट, अंग्रेज का कैप्टन था बर्नेट। अगला एक युद्ध ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच ही, बताइए आप लोग, बांडीवाश का युद्ध। ये इससे भी सवाल पूछता है, 1760 पूछता है कि बांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों के का नेतृत्व किसने किया था। बांडीवाश के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, आयरकूट, बहुत ही बाहर सुप्रसिद्ध है, हाँ, आयरकूट ने किया था बांडीवाश में। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व भी कमज़ोर आदमी के पास नहीं था, वो भी काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अंग्रेज की तरफ से कौन था, आयरकूट, और फ्रांस की तरफ से काउंट डी लाली। जीता कौन, अंग्रेजी जीतेगा, हाँ। चलिए देखिए, 1661 में घटना होती है, उसने भी भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। 1661 में, 1661 में क्या होता है, अंग्रेज के सम्राट और पुर्तगाली राजकुमारी, युद्ध और संधि दोनों होता है ना। तो अंग्रेज सम्राट क्या नाम था, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज सम्राट। 1661 में चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज सम्राट या राजकुमार कहिए कि शादी होती है किससे, कैथरीन से, राजकुमारी कैथरीन से, ये कि हाँ, पुर्तगाली राजकुमारी से इनकी शादी होती है, विवाह होता है और दहेज लेते हैं ये। चार्ल्स द्वितीय को, तो विवाह में कौन किसको दहेज देता है, लड़का लड़की को दहेज देता है कि लड़की लड़का को, हाँ, ये डिपेंड करता है कि विवाह का नेचर क्या है, ठीक है। अरेंज मैरिज है तो लड़की लड़का को, और यदि लव मैरिज है तो लड़का लड़की को, यही ना होता है। घर द्वार लुटा के लोग ब्याह करते हैं, ये सुनिए नहीं रहा है। इसलिए अरेंज मैरिज होगा तो लड़की लड़का को दहेज मिलेगा, देगी, और दूसरा तरह का रहेगा गंधर्व विवाह रहेगा तो लड़का अपना सब कुछ लुटा देगा लड़की पर। तो अपना अपना चॉइस है, ठीक है। चलिए 1668 में लिखिए, चार्ल्स द्वितीय क्या किया कि बम्बई को ले लिया, दहेज में तो मिला ही था, 10 पाउंड का वार्षिक किराया पर, वो जो उसको मिला था वो दे दिया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी जो चीज़ राजा को मिला, राजा भी नहीं रखा अपने पास, वो क्या किया कि 10 पाउंड साल भर में दीजिएगा और मुंबई लीजिएगा। किसको दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यानी मुंबई पुर्तगालियों से होते हुए कहाँ पहुँच गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। चलिए ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ फैक्ट हैं इसमें। इसी में कुछ कुछ जो सवाल इसी मॉडर्न वाला सेगमेंट से पूछता है, सवाल वन लाइनर टाइप का कुछ लिख लीजिए। लिखिए, श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के लिए दान देने वाला मुस्लिम शासक। ये सवाल NCERT का है, पूछता है, ठीक है। पेशवा शिप को समाप्त करने वाला लॉर्ड कौन था, पेशवा शिप को, पेशवाई समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। ये वैसी बातें हैं ना जो इतिहास के धारा को मोड़ रही हैं। पेशवा समाप्त, ये जगह समाप्त है, हार्डिंग लिखिए, लिखिए हार्डिंग्स, ठीक है ना, हार्डिंग बोल रहे हैं, हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स,
लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था 1818 में पेशवाशिप को। जब 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम आया, 1878 में आया था ना वर्नाक्यूलर, तो उसमें रातों रात अपनी भाषा, वर्नाक्यूलर मतलब क्या होता है, भाषा, ठीक है। 60 से 63 मीर कासिम, अगला लिखिए, यह किसका, यह सबसे योग्य था, जितना लोग का नाम लिए ना अभी तक उसमें सबसे योग्य था, और यह पूर्णिया एवं रंगपुर का फौजदार था। लिखिए, पूर्णिया और रंगपुर का फौजदार। और इसी ने क्या किया था, मुर्शिदाबाद जो राजधानी ले गया था उसको फिर मुंगेर ले आया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी लाने वाला कौन था, मीर कासिम। पूर्णिया और रंगपुर का फौजदार था, मतलब ये इसके पहले, ठीक है। और यही था जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से हारा था, ये भी, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव जो है, जो शाह आलम से और उससे दो संधि हुआ था, दोनों संधि, इलाहाबाद की पहली संधि और दूसरी संधि, उसमें अंग्रेज की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। दोनों में एक पक्ष तो बता दिए हैं कि शाह आलम था और सुजाउद्दौला था। पलासी जो है वर्तमान में कहाँ पर है, पलासी वर्तमान में है वेस्ट बंगाल के नादिया ज़िले में, और उसका पहले लिखते थे पलासी ऐसे, अब लिखा जाता है पला, ताला विश्व में दीर्घिकार, ठीक है, पलाशी, ठीक है। कंपनी द्वारा 2 उप दीवान नियुक्त किए गए थे, 2, बिहार से और बिहार के लिए। आएगा तो आंसर करना बिहार के लिए, बिहार से नहीं, बिहार के लिए, ठीक है। दूसरा, बंगाल के लिए किसको दीवान बनाया था, उप दीवान बंगाल के लिए, वेरी गुड, मोहम्मद रजा खान, ठीक है। पूछ दे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, ये सब गेस क्वेश्चन है, इसमें कहीं बंगाल का नवाब मीर जाफर, तो मीर कासिम था, लेकिन वो तो हारने वाला में था ना, इसी के अंग्रेज़ों ने मीर जाफर का साथ दिया, मीर जाफर ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, ये कहिए। हाँ, उसमें तो मामला ये हुआ था ना कि जैसे कि मीर कासिम भी पहले उसके नज़दीक ही था। मीर कासिम के बाद जब अंग्रेज़ गए तो वो तरह तरह के उससे मांगते थे कि भाई हमको फेवर दो, तो उसमें एक बार क्या हुआ कि उसने कहा कि भाई हमको टैक्स में छूट चाहिए, अंग्रेज़ों ने कहा टैक्स में छूट चाहिए, तो मान लीजिए 5%, 10%, 15% जो भी टैक्स रहा होगा, तो वो कहा कि इसको घटा के हमारे लिए कर दीजिए 2 या 2.5%, और भारतीयों के लिए बढ़ा के कर दीजिए कुछ एक्स्ट्रा। तो बोला कि तुमको अपना से मतलब है ना भाई, तुम्हारा हम फ्री कर देते हैं, 2.5% भी क्यों दोगे, तुम व्यापार करो, तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन तो बोला बहुत अच्छा, चला गया। फिर क्या किया कि भारतीयों के लिए भी फ्री कर दिया। ये बात खल गई कि भाई तुम हमारा फ्री किए तो ठीक है, भारतीयों को भी फ्री कर दिया तो फ्री फ्री बराबर हो गया। इसी मुद्दे पर सबसे बड़ा ऐठन हो गया था, ठीक है। बक्सर का युद्ध में मीर जाफर था, बंगाल का नवाब, भी ध्यान रखिएगा। हारने वाला पक्ष में मीर कासिम था, ठीक है, हारने वाला पक्ष में सब थे, तीनों थे, ठीक है। चलिए, बक्सर का युद्ध हुआ कब था, कब, 22 अक्टूबर, एक दिन का तो युद्ध था, हाँ, 22 अक्टूबर को, ठीक है। मीर कासिम था, और कौन था, अभी भी बक्सर के युद्ध में शायद लगेगा तो कैसे चलेगा, नहीं तीसरा कौन था, 3 बोले ना, 3 लोग थे, हैदराबाद, सुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम एक तरफ, ठीक है ना, अंग्रेज दूसरी तरफ, और भारतीय विद्रोही और जो ये हैं गद्दार उनके तरफ, ठीक है। अंग्रेजी सेना की कमान बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का कमान मुनरो के पास था, मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है। अच्छा, 12 अगस्त 1765 को ऐसा क्या हुआ कि
कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध में जो है ना अंग्रेज़ों ने भारत को जीत लिया। एक फरमान जारी किया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिल गई और कंपनी द्वारा सम्राट को पेंशन याफ्ता बना दिया गया। कई बार पूछता है कि सम्राट के लिए कितना पेंशन तय किया था? 26 लाख। 26 लाख। पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय खर्चे पर भारतीय राज दरबारों में नियुक्त कराने वाला व्यक्ति कौन था? पूरा सवाल सुनिएगा। हाँ, पहली बार भारतीय खर्चे पर भारतीय राज दरबार में सेना को रखने वाला, ये बहुत बड़ी बात है ना। पुर्तगाली था कि फ्रांसीसी था? फ्रांसीसी। डुप्ले। फॉर द फर्स्ट टाइम डुप्ले ने ही यह व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, पहली बार भारतीय राजाओं के दरबार में भारतीय खर्चे पर अपनी सेना, यूरोपीय सेना रखने वाला व्यक्ति कौन था? द माइटी मैन वाज डुप्ले, जिसका नाम का स्पेलिंग है डुप्लेक्स। हम लोग बोलते हैं डुप्ले, लेकिन उसमें EIX साइलेंट है। क्या हो जाएगा? DUPLEIX। तो यहाँ तक आप लोग मतलब 1765 तक हम लोग मोटा मोटी पढ़ लिए हैं। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपके आसपास होगा उसको इसमें ऐड ऑन कीजिएगा, रूटीन को फॉलो कीजिएगा। और ये आपका जो 40 दिन का प्रोग्राम है मॉडर्न हम लोग कर रहे हैं, 2 से 3 दिन में हम लोग भारत को आज़ाद करा देंगे। कितने दिन में? 3 दिन में भारत को आज़ाद करा देंगे। तो आप लोग आज़ाद कराते रहिए। 1 घंटा से 40 मिनट हमारे साथ पढ़ना है और 10 घंटा खुद पढ़ना है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।